लेट्स कंटिन्यू विथ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आज हमारा इसका लास्ट डे है। इसमें अब हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, एक्सियोम्स पढ़ लिए और हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट बाकी के 4 पोस्टुलेट से डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम आज उसके ही इक्विवेलेंट वर्जन पढ़ेंगे कि उसको हम और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 5th पोस्टुलेट आपको याद होगा क्या था कि 2 लाइन्स हैं। एक लाइन, one line, if a line is falling on 2 line such that the sum of the interior angles on the same side is taken together, मतलब उसका सम लिया is less than 2 right angles। यदि इस साइड सम राइट एंगल 2 राइट एंगल के सम से कम है, मतलब 180 डिग्री से कम है, तो यदि हम इस लाइन को इधर प्रोड्यूस करें इंडेफिनेटली, इसको भी, दे विल मीट ऑन दिस साइड। और दूसरी साइड आपको पता है कि दे विल गो अपार्ट, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, इस तरफ आपका दूर होते जाएंगे, इस तरफ दे विल कम क्लोजर एंड दे विल मीट एट पॉइंट। इनडेफिनेटली मतलब ये नहीं हो, जरूरी नहीं कि यहीं पर मीट कर जाए, हो सकता है इस पेपर के बाहर जा कर के मीट करें, इसलिए इंडेफिनेटली एक्सटेंड करने की बात की है। अब इसी को हम दूसरी तरह से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो यूक्लिड्स 5th postulate is very significant in the history of mathematics. Recall it again from section 5.2. We see that by implication, no intersection of lines will take place when the sum of the measures of the interior angles on the same side of the falling line is exactly 180. यदि दोनों साइड पे हमने क्या बोला कि जिधर सम 180 से कम है उधर लाइन मीट करेगी, तो यदि सम एग्जैक्टली 180 है तो लाइन ना इधर मीट करेगी और लीनियर पेयर से इधर भी सम 180 होगा तो इधर भी मीट नहीं करेंगी, तो लाइंस ऐसे ही चलती जाएंगी, दे विल नेवर मीट ईच अदर। तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, है ना। ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देर आर सेवरल इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ दिस पोस्टुलेट। वन ऑफ देम इज प्लेफेयर्स एक्सियोम। इसका नाम आपको याद रखना है, दिस इज प्लेफेयर्स एक्सियोम। ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने दिया था 1729 में। उसका स्टेटमेंट क्या है उसको आप पहले समझ लो, देन यू विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। यदि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, यू हैव अ लाइन, अब एक कोई पॉइंट है P, अब आपके पास एक लाइन है L और एक पॉइंट है P। अब आपको पता है एक पॉइंट से कितनी लाइंस जाती है? इनफाइनाइट, है ना। तो इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास होंगी, लाइक दिस। हाँ, अब इनमें से एक यूनिक लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी। बाकी की सारी लाइंस आप एक्सटेंड करोगे, कहीं ना कहीं जा कर के दे विल इंटरसेक्ट दिस ऑलरेडी गिवन लाइन, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, पर एक लाइन ऐसी होगी जो इस पॉइंट से पास हो रही होगी जो इस लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो उसके पैरेलल होगी। बात समझ में आ गई? आपके पास क्या है? यू आर गिवन विथ अ लाइन एंड अ पॉइंट। जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, पॉइंट लाइन के बाहर है। अब वो लाइन के ऊपर भी हो सकता है, लाइन के नीचे भी हो सकता है, अबव लाइन और बिलो लाइन, पर उस पॉइंट से जाने वाली हजारों लाइनों में से एक लाइन ऐसी होगी जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। इसको हम क्या कहते हैं? प्लेफेयर्स एक्सियोम। तो बेटा कई बार प्लेफेयर एक्सियोम लिखने को आता है कि स्टेट प्लेफेयर्स एक्सियोम, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। अभी तक आप समझ ही गए हैं कि ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है, तो ये एक्सियोम लिखने को आता है। अब ये पढ़ लीजिए, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P। हाँ, एक यूनिक लाइन M है जो P से पास हो रही है एंड पैरेलल किसके है? पैरेलल टू L। दिस इज हाउ यू शुड ब्रेक दिस। फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये आपकी लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बना दो स्केल से L, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट P ले लिया। इन्होंने सिंपली 3 लाइन, 2 डॉटेड शो कर दी, एक आपकी डार्क शो कर दी और इसको लिख दिया M। तो ये लाइन पैरेलल है, बाकी ये लाइंस पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इधर इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये इधर आगे जाकर इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक ही लाइन होगी, किसी भी एक गिवन लाइन है और एक पॉइंट है जो उस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा। ये बात ध्यान रखना, पॉइंट इसके ऊपर ही नहीं है, ये तो पैरेलल कैसे होगी? तो सेम लाइन हो जाएगी। तो
वो पॉइंट इसके अलावा, इस लाइन के अलावा कहीं पर है और उससे बहुत सारी लाइन जा रही है, पर उसमें एक यूनिक लाइन होगी जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। दिस इज प्लेफेयर्स एक्सियोम। हाँ, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट क्वेश्चन है एग्जाम में, स्टेट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, तो भी हमें यही लिखना है। प्लेफेयर्स एक्सियोम लिखने को है तो भी हमें यही लिखना है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ये भी आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे लिख सकते हो कि दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो हैं, जो लाइन इंटरसेक्टिंग है वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। मतलब यदि हमारी ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, 2, 3 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यदि लाइन 2 इसके पैरेलल है तो लाइन 3 इसके पैरेलल नहीं हो सकती, लाइन 1 भी इसके पैरेलल नहीं हो सकती। जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं वो आपस में सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वो पैरेलल हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि यदि ये लाइन, मान लो कि ये लाइन को हम बोल दें सपोज n, यदि n m के पैरेलल है तो m p के l के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये n इसके पैरेलल हो तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना। टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। मतलब बेटा क्या हुआ कि यदि एक लाइन है l, एक लाइन है m, हमने बोला l और m पैरेलल है। अब इसी पॉइंट से पास होने वाली एक और लाइन है n, अब हम बोले कि n l के पैरेलल है, तो क्या ये पॉसिबल है? यदि n l के पैरेलल है, इफ़ n इज़ पैरेलल टू l और m पैरेलल है l के, इसका मतलब क्या हुआ कि n और m को भी पैरेलल होना चाहिए। द लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। पर हमको क्या पता है, m और n तो इंटरसेक्टिंग है, m और n इंटरसेक्टिंग है, तो आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इससे भी इंटरसेक्ट करेगी, इसके पैरेलल नहीं हो सकती। तो दो डिस्टिंक्ट लाइन्स, हाँ, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। यहाँ से कोई और लाइन जा सकती है जिसके ये पैरेलल हो, पर ये इसके पैरेलल नहीं होगी क्योंकि आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्लियर? तो ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है। अब जो बात मैं आपको इतने दिन से बता रही थी कि यूक्लिड डिड नॉट रिक्वायर इज फिफ्थ पोस्टुलेट टू प्रूव इज फर्स्ट 28 थ्योरम्स। उसने, हमने पढ़ा था कल 573 समथिंग थ्योरम्स उसने प्रूव किए थे अपने एक्सियोम्स, पोस्टुलेट और बाकी जो पहले प्रूव किए उन स्टेटमेंट की हेल्प से। तो शुरू के 28 थ्योरम में उसको कहीं भी फिफ्थ पोस्टुलेट की ज़रूरत ही नहीं लगी। तो यूक्लिड को भी लगता था कि दिस इज़ अ थ्योरम, दिस इज़ नॉट अ पोस्टुलेट, ही कैन प्रूव दिस। उसने भी कोशिश की, दूसरे मैथमेटिशियंस को भी लगा कि भाई ये तो थ्योरम है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, पर उनमें से कोई भी, और आज तक भी कोई भी फिफ्थ पोस्टुलेट को थ्योरम प्रूव नहीं कर पाया, मतलब उसका प्रूफ नहीं प्रोड्यूस कर पाया। पर इस चक्कर में however all attempts to prove the fifth postulate as a theorem have failed, but these efforts have led to a great achievement, the creation of several other geometries। बहुत सारी दूसरी ज्योमेट्रीज बन गई। These geometries are quite different from Euclidean geometry। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री से बहुत अलग है। They are called नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, क्योंकि वो यूक्लिड्स के एक्सियोम, पोस्टुलेट्स, थ्योरम, उसके कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। तो दिस इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। आप जो भी पढ़ रहे हो, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, उसमें आप जो भी अप्लाई कर रहे हो दैट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो यू आर स्टडिंग यूक्लिडियन ज्योमेट्री, बट टू प्रूव फिफ्थ पोस्टुलेट एज थ्योरम दे डिराइव्ड so many geometries which are known as non-Euclidean, मतलब यूक्लिड्स के कंसेप्ट उसमें फॉलो नहीं होते। Their creation is considered a landmark in the history of thought। हिस्ट्री ऑफ थॉट, क्योंकि सब सोच के ही निकलता है मैथमेटिक्स में कि ये होगा, ये होगा, तो ये होगा, है ना। तो इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट ये लैंडमार्क है, बिकॉज टिल देन एवरी वन हैड बिलीव दैट यूक्लिड्स वॉज द ओनली ज्योमेट्री। क्योंकि तब तक क्या लगता था, यूक्लिड्स की ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री, और कोई ज्योमेट्री नहीं है। एंड द वर्ड इटसेल्फ वॉज यूक्लिडियन। और वर्ड को भी हम क्या मानते थे, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि वर्ड को आसपास जो दिख रहा है उसको ही उन्होंने ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया था, कि हमारे आसपास प्लेन है, लाइन है, पॉइंट है, हाँ, सरफेसेस है, उन्हीं को कन्वर्ट किया था ज्योमेट्रिकल उसमें। तो हम क्या मानते थे कि वर्ड खुद यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। अब हमको पता चला कि द ज्योमेट्री ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन हैज़ बीन शोन टू बी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो यूक्लिडियन नहीं है, वो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। इनफैक्ट इसका अब नाम क्या हो गया, इट इज़ कॉल्ड एज स्फेरिकल ज्योमेट्री। आप देख रहे हो इधर एक स्फेयर बना हुआ है, जो दुनिया है वो गोल है, तो उसको स्फेरिकल ज्योमेट्री बोल दिया। अब जो आपकी लाइंस हैं
जो स्ट्रेट होती थी, अब वो लाइन की बजाय क्या बन गई, वो इस तरह से सर्कल्स बन गए। हाँ, कि यहाँ से इस तरह से लाइन जा रही है, इधर से लाइन जा रही है, इधर से लाइन जा रही है, इस तरह से बिग सर्कल्स के पार्ट्स हो गए। तो लाइन स्ट्रेट नहीं बची, वो कर्व्ड हो गई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से भी एक हमने सर्कल ले लिया, तो इसके ऊपर ये भी 90 डिग्री बना रही है, ये भी 90 डिग्री बना रही है। इसका मतलब लाइंस क्या होना चाहिए था, पैरेलल, है ना, हमने यही तो पढ़ा है। यदि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दे शुड बी पैरेलल। या ये वाला 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो इन दोनों का सम 180 को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लाइन्स शुड बी पैरेलल। बट व्हाट यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इट मीन्स द पैरेलल लाइन्स आर मीटिंग देयर। क्योंकि ये नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, तो इसमें ये लाइंस यहाँ पर जाकर मीट कर जाएंगी। तीसरी चीज़ आपको क्या ऑब्जर्व करनी है इसमें डायग्राम में, कि यदि हम इसको देखें, ये शेप, दिस लुक्स लाइक अ ट्राइंगल, हालांकि हमारे ट्राइंगल में हम क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस, पर एक कर्व्ड लाइन से ट्राइंगल बन रहा है। और इन दोनों ये दोनों एंगल 90-90, तो ये एंगल कुछ तो वैल्यू होगी, तो तीनों एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो गया। हाँ, ट्राइंगल बन रहा है बट एंगल 180 से ज़्यादा है। तो ये सारी बातें आपकी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आ गई। द वर्ड इटसेल्फ इज़ नॉन यूक्लिडियन। अब हमको क्या पता चला कि जो ज्योमेट्री है वो स्फेरिकल ज्योमेट्री है। इन स्फेरिकल ज्योमेट्री लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, लाइंस स्ट्रेट नहीं है, दे आर पार्ट्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स, वो बहुत बड़े सर्कल्स का पार्ट है। दैट इज सर्कल्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फेयर एंड प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेयर। वो सर्कल्स जो उसके सेंटर से स्फेयर से पास हो रहे हैं, जो अर्थ है आपकी स्फेरिकल है, तो हमने जैसे एल्टीट्यूड लॉन्जिट्यूड एज्यूम किया ना, सिमिलरली वैसे ही तो वो सर्कल्स के पार्ट हो गए। तो अब आपको क्या बोल रहा है, द लाइन्स AN एंड BN विच आर पार्ट्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स ऑफ स्फेयर, ये लाइन AN BN ये ग्रेट स्फेयर्स का पार्ट है, हाँ, ग्रेट सर्कल्स ऑफ स्फेयर का पार्ट है, और परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन पे परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए था, पैरेलल, बट दे आर मीटिंग एट पॉइंट N। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दो द सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन AB इज नॉट लेस देन 2 राइट एंगल्स, इनफैक्ट इट इज 90 + 90 180। तो हमको क्या पता चल रहा है, ये मीट कर रही हैं, जबकि उनको मिलना नहीं चाहिए था क्योंकि सम 180 है। तो यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट गड़बड़ हो गया। ऑल्सो नोट दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ये मैंने बता दिया आपको, वो 180 से ज़्यादा है क्योंकि A + B ही 180 है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर्स इन द प्लेन ऑन द कर्व्ड सरफेसेस इट फेल्स। वो सिर्फ प्लेन सरफेसेस पे ही अप्लाई होगी, फ्लैट सरफेसेस पे। जहाँ कर्व्ड सरफेस आ गई यूक्लिड की ज्योमेट्री खत्म, वहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये सब यहाँ लिखा है बट ये ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, there exists a pair of straight lines that are everywhere equidistant from one another। वो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं जो हर जगह पर उनके बीच का डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल है। तो इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट? क्या ये यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट का डायरेक्ट कंसिक्वेंस है? तो इनके बीच का यदि डिस्टेंस हर जगह पर इक्वल है, व्हाट डज दिस मीन, कि यदि ये डिस्टेंस हम हर जगह पर नापें और ये इक्वल है, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, दे शुड बी पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये डायरेक्ट कंसिक्वेंस है। टेक एनी लाइन L एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन L। अच्छा, इनकी तरह से हम करें तो कोई भी लाइन आपने L ले ली, इसको L दे देते हैं, और कोई पॉइंट P ले लिया जो L पर नहीं है। तो प्लेफेयर का एक्सियोम क्या कह रहा था कि यहाँ से बहुत सारी लाइंस पास होंगी बट देयर विल बी ओनली वन लाइन M विच विल बी पैरेलल टू L, which is equivalent to the 5th postulate. We know that there is a unique line M through P which is parallel to L. Now the distance of a point from line is the length of the perpendicular from the point to the line। ये तो आपको पता है कि डिस्टेंस निकालना है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये परपेंडिकुलर दोनों तरफ। हाँ, ऐसा टेढ़ा डालोगे तो नहीं होगा। दिस डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन M फ्रॉम L एंड एनी पॉइंट ऑन L। यहाँ से यहाँ डालें या यहाँ से यहाँ डालें, ये डिस्टेंस हर जगह हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो दिस टू लाइन्स आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पर इक्वल होगा, है ना। तो इनके डिस्टेंस इक्वल है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 5th का उसका हो गया एक्सप्लेनेशन।
और ये आपकी लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। द ज्योमेट्री दैट यू विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हाउएवर द एक्सियोम्स एंड थ्योरम यूज्ड बाय अस मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ यूक्लिड्स। मतलब हमने जो उसको पोस्टुलेट 1 पोस्टुलेट 2 बोला है, वो यूक्लिड के उसमें उनका बुक में नंबर डिफरेंट हो सकता है ना। जो हम एक्सियोम 1 एक्सियोम 2 करके हमारे 7 एक्सियोम्स हमको गिवन है, पर यूक्लिड की बुक में उनका ऑर्डर सेम हो ये ज़रूरी नहीं है जो यूक्लिड ने लिखा है। बट इन्होंने आपके लिए छांट करके आपके लेवल से 7 एक्सियोम और 5 पोस्टुलेट दे दिए हैं, ठीक है। इसीलिए हम जब स्टेटमेंट कोई भी क्वेश्चन में लिखते हैं तो हम ये नहीं लिखते हैं कि बाय एक्सियोम 1 बाय एक्सियोम 2, वी नीड टू मेंशन द स्टेटमेंट, क्योंकि वो एक्सियोम्स के नंबर यूक्लिड के हिसाब से नहीं है, ठीक। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, दैट इज एक्सरसाइज 5.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th postulate सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप 5th postulate को कैसे लिखोगे ताकि वो समझने में आसान हो जाए। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो, आपने क्या पढ़ा था कि भाई एक लाइन है और एक 2 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल आ रही है। अब यदि इन दोनों एंगल का सम 180 से कम है तो वो उधर ही लाइन मीट करेंगी। तो हमने सिंपली लाइंस को नेम दे दिया L M, इसको दे दिया P, इस एंगल को 1 और 2 बोल दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, इफ़ एंगल 1 + 2 इज़ लेस देन 180, है ना। यदि एंगल 1 + 2 लेस देन 180 होगा, मतलब यदि हमारी लाइंस ऐसे जा रही होती तो लाइंस विल इंटरसेक्ट, तो L and M विल इंटरसेक्ट on producing towards एंगल 1 और 2। एंगल 1 और 2 वाली साइड पे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो दे विल इंटरसेक्ट, बट इधर की साइड पे सम 180 से ज़्यादा है तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। या हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 + 2 का सम, हाँ, यदि हमारा एंगल 1 + 2 का सम लेस, ये फिर से हमने बना दिया, ये एंगल 1 ये एंगल 2। इफ़ एंगल 1 + एंगल 2 = 180 तो लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट इन दिस डायरेक्शन। एंड सिमिलरली यदि ये 1 और 2 का सम 180 है तो इनका सम भी क्या होगा, 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। तो लाइन इधर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो लाइन ना इधर इंटरसेक्ट करेगी ना लाइन उधर इंटरसेक्ट करेगी, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, दे विल बी पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसके 2 आंसर्स देखो, 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। एक इक्विवेलेंट वर्शन उसका क्या हो गया, आपको 5th postulate को इजी लैंग्वेज में लिखना था। तो एक तो आप क्या लिख सकते हो कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ये हमने अभी पढ़ा था 5th postulate के इक्विवेलेंट वर्शन में कि 2 लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन से, एक लाइन ये रही और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यदि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकती। वही हमने लिख दिया, 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। एक तरीका ये हो गया, आपने शॉर्ट में ये लिख दिया। इसमें बेटा आप आपकी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, एवरीथिंग कैन बी करेक्ट। दूसरा तरीका है, फॉर एवरी लाइन L, जो 5th postulate अपन ने पढ़ा वही हम लिख दें कि फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, जो एक्सियोम आपने ये पढ़ा प्लेफेयर्स एक्सियोम, कि कोई भी लाइन L है और कोई पॉइंट P है और इससे आपकी बहुत सारी लाइन जा रही है, तो इसमें एक ही लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L, दिस इज कॉल्ड एज प्लेफेयर्स एक्सियोम। ये इक्विवेलेंट वर्शन ही है उसका। L इज़ अ लाइन एंड P इज़ अ पॉइंट। हाँ, उसको डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा मार्क्स में आ गया कि L लाइन है, P कोई पॉइंट है जो लाइन L पर नहीं है, नॉट लाइंग ऑन L। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स थ्रू P। हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, बट देर इज़ ओनली वन लाइन यूनिक विच इज़, देर इज़ ओनली वन यूनिक लाइन विच इज़ पैरेलल टू L एंड पासेस थ्रू P। P से एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा रही है, पर एक ही लाइन होगी, एक यूनिक लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी और P से पास हो रही होगी, ठीक। टेक एनी पॉइंट ऑन L एंड ड्रॉ टू M। कोई भी पॉइंट हमने L पे लिया और उसको M पे ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल आपका क्या आएगा, मेजर दिस डिस्टेंसेस, वी नो दैट इट इज सेम एवरीवेयर, सो दिस लाइन्स
डू नॉट मीट एनीवेयर। हमने यदि यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप की और इनकी डिस्टेंस मेज़र की, देन यू विल फाइंड आउट दैट दे आर इक्वी डिस्टेंट। हर बार यदि ये 2 सेंटीमीटर तो हर जगह आपका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आएगा। बस आपको परपेंडिकुलर डालना, आप ऐसा आड़ा टेढ़ा डालोगे तो अलग अलग आएगा। आप दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस हो गया बिटवीन पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ये डिस्टेंस सेम आएगा कि वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? क्या यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट इम्प्लाई कर रहा है पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस? एक्सप्लेन। तो सबसे पहले कर ही रहा है ना कि भाई जिधर सम 180 से कम है उधर लाइन मीट करेंगी, जिधर सम 180 से ज़्यादा उधर मीट नहीं करेंगी। तो व्हाट विल हैपन इफ द सम इन बोथ साइड इज़ 180? यदि ये 180 है तो ऑब्वियसली इनका सम भी 180 हो गया लीनियर पेयर से। तो न लाइन इधर मीट करेगी ना लाइन इधर मीट करेगी, ना इधर मीट करेगी ना उधर मीट करेगी, मतलब कभी भी मीट नहीं करेगी। जिधर 180 से कम होता है उधर मीट करती है, एग्जैक्टली 180 है तो मीट ही नहीं करेगी, ना इस साइड मीट करेगी ना उस साइड मीट करेगी। तो इक्वल डिस्टेंस पे चलती रहेगी और इक्वल डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में हर पॉइंट पे। इसका मतलब लाइन्स विल बी पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइन्स पैरेलल लाइन हो गई। अब इसको भी लिखने के लिए आप एक बार इसमें देख लो क्या है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये देता ही है डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, व्हेन लाइन x फॉल्स ऑन लाइन y, x फॉल हो रही है y और z पे, सच दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और 2 का सम लेस देन 180 है। यदि एंगल 1 प्लस 2 लेस देन 180 देन लाइन y एंड z, y और z को हम प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूसिंग फर्दर विल मीट इन द साइड ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 और 2 की साइड पे इनको एक्सटेंड करने पे दे विल मीट विच इज़ लेस देन 180। वी फाइंड दैट द लाइन्स विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, पर यदि 1 एंड 2 का सम 180 हो तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, है ना। जिधर सम 180 है वो उधर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये हमने बता दिया। और आप ये भी बता सकते हो यदि अब अच्छा दूसरा तरीका ये रहा, इसमें हम दोनों चीज़ें बता रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें यदि डिपेंड्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने 2 डायग्राम ले लिए, आपने एक ये लाइन ली M, एक ये ले ली L, हाँ ये आपकी तीसरी लाइन N। तो अब ये इधर की तरफ जो एंगल बने इसको 1 2 बोल दिया, इधर जो एंगल बने ये 3 एंड 4। अब एंगल 1 प्लस 2 इज़ लेस देन 180, तो ऑब्वियसली एंगल 3 प्लस 4 क्या हो गया, इट विल बी ग्रेटर देन 180, लीनियर पेयर। तो 1 प्लस 2 लेस देन 180 है तो इधर एक्सटेंड करने पे ये लाइंस मीट कर जाएंगी इस साइड, इधर मीट नहीं करेंगी इधर मीट कर जाएंगी, है ना। यही आपका फिफ्थ पॉस्टुलेट है। पर एंगल 1 प्लस 2 180 है, लेस देन 180, तो 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 180 है। द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स विच आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन टेकन टुगेदर आर लेस देन 2 राइट एंगल्स, प्रोड्यूसिंग द लाइन A एंड B फर्दर will meet in the side of which is less than 180। 180 से कम जिधर है उधर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अब हमारा केस 2 क्या हो गया कि अब हमने ले लिया कि यदि एंगल 1 प्लस 2 भी 180 है, हमने पैरेलल लाइंस बना दी कि एंगल 1 प्लस 2 भी 180 है, तो लीनियर पेयर से 3 प्लस 4 भी क्या हो गया 180, इधर भी सम 180 इधर भी सम 180, तो लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, है ना। आप बोला इफ एंगल 1 प्लस 2 180 देन 3 प्लस 4 भी 180 हो गया। द लाइंस ए एंड बी डू नॉट मीट इन द साइड वेयर द एंगल इज लेसर देन, डू नॉट मीट इन द साइड वेयर द एंगल इज लेसर देन 180। सो the lines A and B do not meet in the side, do meet in the side where the angle is less than, do not नहीं आएगा, the lines A and B meet in the side where the angle is lesser than 180, so they never intersect each other। यहाँ पे intersect ही नहीं करेंगी क्योंकि sum less than 180 नहीं है, sum equal to 180 है, तो they will never intersect, hence the two lines are said to be parallel to each other। तो lines क्या हो गई parallel, ठीक है। तो with this हमारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर ओवर होता है। अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्ज़ाम में आपको दे दिया कि मान लो कोई टेस्ट हुआ और कुछ भी स्टूडेंट्स के नाम ले लो, सपोज क्या ले लें, हम नाम ले लेते हैं सपोज जॉन, हाँ, रवि एंड अंकुर, 3 स्टूडेंट है क्लास में। सपोज कोई 3 बच्चे हैं क्लास में, जॉन के 10 मार्क्स आए, रवि के 10 मार्क्स आए और अंकुर के भी 10 मार्क्स आए। तो टीचर ने क्या बोला कि जॉन के मार्क्स रवि के इक्वल हैं, रवि के मार्क्स
रवि के भी उतने ही मार्क्स आए हैं जितने अंकुर के मार्क्स आए, है ना। टीचर ने नंबर नहीं बताए, कोई टेस्ट हुआ और टीचर ने क्लास में आके क्या बोला कि जॉन और रवि के मार्क्स आपस में इक्वल हैं और रवि और अंकुर के मार्क्स इक्वल हैं, ठीक है, कि रवि के मार्क्स अंकुर के मार्क्स के इक्वल है, जॉन के मार्क्स रवि के मार्क्स के इक्वल है। फिर पूछ लिया व्हाट कैन यू से अबाउट द मार्क्स ऑफ जॉन एंड अंकुर, तो जॉन और अंकुर के मार्क्स में क्या रिलेशन होगा। हाँ, तो आपको क्या पता है कि भाई जॉन रवि के इक्वल है, रवि अंकुर के इक्वल है, तो जॉन और अंकुर के मार्क्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक्सियोम कौन सा लग गया, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। सेम चीज़ मार्क्स की बजाय वेट हो जाता है कि भाई 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसका वेट उसके बराबर है, उसका वेट उसके बराबर है, तो तीनों का वेट आपस में क्या हो गया, इक्वल। या हमको बोल दिया कि ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, और हमने क्या किया, दोनों में कुछ ऐड कर दिया। या मार्क्स जैसे आए थे कि भाई जॉन के मार्क्स अंकुर के बराबर है, रवि के मार्क्स जॉन के अंकुर के बराबर हैं, तो जॉन और अंकुर के मार्क्स इक्वल हो गए। अब टीचर ने बोला किसी क्वेश्चन में बोनस मार्किंग हो गई, सबके मार्क्स में 2 ऐड हो गया, तो अब क्या रिलेशन होल्ड होगा, तो भैया अभी भी सब मार्क्स इक्वल होंगे। क्यों, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, वो कंसेप्ट लग जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, एकदम आसान सी बात होती है इसमें। बस आपको याद क्या रखना है, अब आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है ना, हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वॉट एवर इज़ रिटन इन हियर इन द समरी, ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद कर लेनी है ना। क्या लिखा है, दो यूक्लिड डिफाइंड अ पॉइंट, ये सब हम, ये इतना काम का नहीं है कि यूक्लिड डिफाइंड अ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, द डेफिनेशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैथमेटिशियंस, देयरफॉर दिस टर्म्स आर नाउ टेकन एज अनडिफाइंड। बस आप इसमें से ये याद रखो कि अनडिफाइंड टर्म क्या है, पॉइंट, लाइन और प्लेन। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर अनडिफाइंड टर्म्स। एक्सियोम्स और पॉस्टुलेट्स क्या है, एजम्पशंस हैं, जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको प्रूव नहीं किया जाता। फिर थ्योरम्स क्या है, थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स जिनको प्रूव किया जाता है। कैसे, डेफिनेशन, एक्सियोम, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। फिर आपका है सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम, 7 एक्सियोम्स, things which are equal to same thing are equal to one another, if equals are added to equals then wholes are equal, if equals are subtracted from equals then remainders are equal। देखो ऐड किया तो wholes are equal, subtract किया तो remainders are equal। फिर things which coincide with one another, superposition, जो coincide करेंगे एक दूसरे पे वो आपस में equal होंगी। whole is greater than part, पूरा का पूरा जो है वो उसके पार्ट से ज़्यादा ही होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जो डबल है सेम चीज़ का वो आपस में इक्वल होगा। विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, देखो याद हो जाते हैं ना, ये 2 के पेयर है, डबल और हाफ, ये ऐड और ये आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट का पेयर है, ये एडेड सब्ट्रैक्टेड, ये हाफ वाला डबल वाला, ये कोइंसाइड है, ये ग्रेटर देन पार्ट है, और ये वाला इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो थोड़ा सा आधा घंटा लगा के कर लोगे ना, याद हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना, मोबाइल का वॉलपेपर बना देना, या तो आप कॉपी में कहीं लिख करके, आप बोर्ड वगैरह ये घर में यूज़ करते हो तो उस पर लिख लो, 2-4 दिन देखते रहो, याद हो जाएंगे। दे आर सिंपल, ईजी चैप्टर है, ईजी, उसका वेटेज में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हो, यदि आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो भी चीज़ आपको नहीं याद हो रही है, कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत आ रही है, जैसे यहाँ एक दिक्कत किस में जाएगी, 5th पोस्टुलेट का स्टेटमेंट याद करने में, प्ले फेयर्स तो याद हो जाएगा, 5th पोस्टुलेट का स्टेटमेंट याद करने में बच्चों को दिक्कत जाती है। तो आप थोड़ा सा उसको आपका मोबाइल का वो बनाओ वॉलपेपर, और जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाओ पहले उसको पढ़ो, फिर स्वाइप करो। तो आपको उतनी बार आपका रिकॉल होगा, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा, भूलोगे नहीं, तो यूक्लिड्स में आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। फिर आपके पोस्टुलेट्स तो बहुत ही ईजी थे कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely, a circle can be drawn with any center and any radius, all right angles are equal to one another। 4 तो एकदम ऐसे बोलते ही याद हो जाते हैं। 5th क्या था, if a straight line falling on 2 straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। ठीक, और फिर आपका इक्विवेलेंट वर्जन जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्ले फेयर्स एक्सियोम। जॉन प्ले फेयर स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने दिया था।
हाँ, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेफेयर्स एक्सियोम। तो इसका नाम भी याद होना चाहिए और इक्विवेलेंट वर्जन आए तो भी ये लिखना है, प्लेफेयर्स एक्सियोम आए तो भी ये लिखना है। फिर था टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ये भी आपका इक्विवेलेंट वर्जन है। फिर ये हमने पढ़ लिया था कि ऑल द, ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज बनी, ठीक है। विद दिस चैप्टर इज ओवर, ये आपका यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे हमको क्या होता है कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, ए है, बी है, अब इसका मिड पॉइंट है सी, हाँ इसका मिड पॉइंट है सी, मतलब ए सी एंड बी सी आर इक्वल। और अब आपको ए सी का भी मिड पॉइंट दे दिया, सपोज दी कि ए डी डी सी के इक्वल है, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करने को क्या बोल दिया, आपको बोल दिया प्रूफ करो कि ए डी की वैल्यू 1/4 ऑफ ए बी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस कि ए डी इज़ 1/4 ऑफ ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके प्रूफ में सिंपली हमने ये तो प्रूफ किया हुआ है ना कि यदि सी मिड पॉइंट है तो ए सी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए बी। तो बेटा उसी को वापस शुरू कर दो कि ए सी और बी सी आपस में इक्वल है। मुझे रिलेशन ए बी की टर्म में लाना है और इधर ए सी इज़ रिक्वायर्ड, तो हम इधर दोनों में, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमको गिवन है, हमने दोनों साइड ए सी ऐड कर दिया, तो ये ए सी प्लस बी सी हो गया। बट ए सी प्लस बी सी कैन बी रिटन एज ए बी, तो ये आपका बन गया ए बी, हाँ, और ये ए सी प्लस ए सी विल बी 2ac। देखो यहाँ पर कौन सा एक्सियोम यूज़ हुआ, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, है ना, इक्वल्स के लिए मैं भी यहाँ सिंबल यूज़ कर रही हूँ, एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर कौन सा होगा कि ए सी प्लस बी सी को हम ए बी लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग, है ना, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आपका ये वाला एक्सियोम पूरा लिख दो। अब 2ac ab के इक्वल है, अब हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो ac की वैल्यू क्या हो गई, इधर अपॉन में 2 करेंगे, इधर भी अपॉन में 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ac की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ab। यहाँ पे कौन सा एक्सियोम इक्वल लग गया आपका कि a और b इक्वल हैं तो हाफ्स ऑफ इक्वल, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, ये एक्सियोम लग गया। तो हमने ac को हाफ ऑफ ab प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट। अब हम आ जाए ए डी पर, तो हमारा क्या है, ए डी एंड डी सी इक्वल है और हमें क्या लाना है क्वेश्चन में, ए डी, तो हम इसमें दोनों में ए डी ऐड कर दें, तो ए डी प्लस ए डी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। एडिंग ए डी टू बोथ साइड, कौन सा एक्सियोम लग गया, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स एंड होल्स आर इक्वल। अब ए डी प्लस ए डी क्या हो गया, 2 टाइम्स ए डी एंड ए डी प्लस डी सी इज ए सी, तो ये बन गया ए सी। यहाँ पे वही कोइंसाइड वाला, तो ए डी की वैल्यू, अब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए डी क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल। ये आपका कंसेप्ट आ गया। अब ए डी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, पर ए सी कितना है, ए सी तो हाफ ऑफ ए बी है, तो यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ ए सी है, वहाँ ए सी की जगह वैल्यू रख दें, तो हाफ इंटू हाफ ऑफ ए बी यही होगा, पर हाफ इंटू हाफ क्या हो गया, 1/4, तो ए डी विल बी रिटन एज 1/4 ऑफ ए बी। यही हमको प्रूव करना था, और लास्ट में क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका भी यदि मिड पॉइंट दे दें कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8, और लेते जाओ तो 1/16, लाइक दिस इट विल कंटिन्यू, है ना। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, या कई बार आपको इस तरह से दे दिया कि ये इसके इक्वल है, और पॉइंट्स की नेमिंग कर दें, ए बी सी, यहाँ पर कोई पॉइंट है डी एंड ई। अब आपको गिवन है कि ए डी ए ई के इक्वल है और बी डी सी ई के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और प्रूव करने को क्या बोल दिया, टू प्रूव कि ए बी एंड ए सी इक्वल है, ये प्रूव कर दो। तो हम सिंपली क्या कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो हम इन दोनों को ऐड करें तो ये ए डी प्लस बी डी किसके इक्वल होगा, ए ई प्लस सी ई के इक्वल होगा, हाँ, और ए डी प्लस बी डी इज़ ए बी और ए ई प्लस सी इज़ ए सी। बस इनके साथ क्या मेंशन करना पड़ेगा, एक्सियोम, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, फिर थिंग्स विच कोइंसाइड विथ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो दिस इज़ हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री,
ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश। जब हम रिवीजन करेंगे तब हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक यू।